अनामिका, सुहागन विधवा, जिसकी लेखिका है दीपशिखा पांडे। एपिसोड 1। हवेली आज की शाम दुल्हन की तरह सज धज के तैयार थी। पीछे की तरफ हरहराती बहती नदी के पानी को रोककर बनाए गए झरने एकदम से रात की रंगीनियों में उबल पड़े थे। उनकी फिजा देखते ही बनती थी। बड़के कुंवर तंजेब का कुर्ता पहने मेहमानों से घिरे थे। अचानक किसी ने उन्हें पुकारा, अरे हो कुंवर सा, कहाँ रह गए? जरा हमसे भी तो मिल लो आकर। नफीस और निजाम ने पान की गिलौरियां चबाते हुए कुंवर सा को लताड़ा। कुंवर सा बड़े अदब से झुककर खानदानी पानदान सबको पेश कर रहे थे। आखिर आज उनके छोटे भाई राजा का तिलकदान जो था, बिना पान खिलाए कैसे जाने देते। परिवार की कैद से छूटे तो दोस्तों के घुटने उचक लिया। अरे मोहन प्यारे, शक्ल तो दिखाओ जरा, तुम अपनी घोड़ी कब चढ़ रहे हो? मुरार और सज्जाद उनके हम कदम जिगरी याराने थे। कुंवर उधर ही हो लिए। क्या सज्जाद, तुम्हें तो सब खबर है, ढूंढ लाओ वही रूप, तो आज ही एक मंडप में 2 विवाह निपट जाए। नहीं तो हमारी दिलगी ना किया करो, कह देते हैं हम। सज्जाद अपने कहे पर ही झेंप गया। ठाकुर साहब आंगन से बरोठे की तरफ जा रहे थे कि ठकुराइन टकरा गई। सर से पांव तक जेवर समेटे खुद ही किसी नई नवेली दुल्हन सी लग रही थी। ठाकुर साहब उन्हें चिढ़ाने के लिए नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए। अजी ढाका के मलमल का कुर्ता तो आप पर खूब भबे हैं ठाकुर साहब। अपने चुनरी की ओट से दीदे मटकाती ठकुराइन ने अपने पति को टहूका मारा। ठाकुर साहब भी कम ठिठोलीबाज न थे। लपक के हाथ पकड़ लिया। गोरी कलाइयों पर बिखरी सारी चूड़ियां इस छेड़ से खनखना उठी। लजाई सी ठकुराई साहिबा मिन्नतें कर उठी, जाने दीजिए ना, कोई क्या कहेगा। बुढ़ापे में सठिया गए हैं ठाकुर साहब, अपनी ही बींदड़ी छेड़ते घूमते हैं। वो जल्दी से हाथ छुड़ाते हुई अपने पंजों पर घूम गई। सामने से आती उन्हें उनकी बूढ़ी सास दिख गई थी, पर पति को तो आज अपने प्रेम का इनाम लेकर ही जाना था। उनकी चुनरी का पल्ला जो पकड़कर खींचा कि सलीके से बंधी साड़ी की सारी प्लेटिंग खुलकर बिखर गई। बेचारी कसमसाकर रह गई। आगे सास और पीछे पति के शरारते, न जाते बनता था न रुक ही सकती थी। वो जब समझ गई आज ठाकुर साहब मानने वाले नहीं, तो उन्होंने बड़े जोर आवाज लगाई, बड़ी अम्मा, बरोठे में सांप है। पूरा राजमहल उनकी एक आवाज पर बरोठे में समा गया, पर सांप कहीं नहीं था और ठाकुर साहब का संदूक में घुसकर दम निकल जा रहा था। आखिर माँ के सामने बींदड़ी से कैसे बतियाते, लाज ना आती। जगह निकलने की न मिलने पर संदूक में घुस गए, पर बाप रे बाप, अब तो जान ही जा रही थी। उन्होंने पत्नी को धीरे से पुकारा, निकाल रही लक्ष्मी मुझे यहाँ से, दम घुटा जा रहा है। ठीक है, बाहर आ जाओ, सबको बोल दूंगी सांप चला गया। आप सब लोग परेशान ना हो, मैंने सांप तो अभी अभी खिड़की से जाते देखा है। सबने ठकुराइन की बात सुनकर चैन की सांस ली। सभी बरोठे से निकल गए। ठाकुर साहब जल्दी से संदूक से कूदकर बाहर निकले और अपनी पत्नी को अपने बलिष्ठ भुजाओं में जकड़ लिया। क्यों री, 30 मार खां बन रही थी, अब बोल। वो दीवार पर छिपकली। जैसे ही ठाकुर साहब द्वार पर देखने लगे, ठकुराइन 9-11 हो गई। कुंवर का तिलकदान करने बहू के नैहर पक्ष के लोग हवेली में जमा थे। सर्दी का अघन माह चल रहा था। जगह जगह गर्म चाय और चने की पकौड़ियां मेहमानों को पहुंचाई जा रही थी। सुबरन अपने अंगोछे में कुछ पकौड़ियां छिपाए बूढ़ी आजी को देने पुरानी बखरी जा रहा था। क्या करे, बूढ़ा प्राणी और चटोरी जबान। आजी को वैद्य जी का खानपान में रोका टोकी कतई ठीक न लगता। एकदम से भिनभिनाती मक्खी जैसी रूठ जाती। वो तो भला हो सुबरन का, आजी की खातिर चोरी छुपे चटर पटर लाता रहता था। आज तो घर में पोते का तिलकदान था, बूढ़ी आजी कैसे मान जाती बिन खाए। और बूढ़ी आजी का पोता, राजा हर छज्जे हर दरवाजे का दीवाना, कितनी ही कमसिन कलियों का रस पीने वाला भौरा, आज अपने तिलकदान वाले दिन भी 3-3 सुंदरियों से लिपटा भोग का सुख उठा रहा था। मानो कामदेव की सारी कामाग्नि उसके शरीर में ही पोषण पा रही थी। अचानक कोई साया सा उसके करीब आकर फुफकारा। फिर वो आकृति धुंधली से साफ होती चली गई। वो लौट आया था, लेकिन कौन? क्या हवेली को इसकी भनक लगने देगा राजा? कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए ये दिलचस्प कहानी, अनामिका, विधवा सुहागन 2। राजा ने उसे थकी नजर से देखा। काम हो गया क्या? उसने अलसाते हुए पूछा। हाँ मालिक, लेकिन मेरा हिस्सा तो याद रहेगा ना, वरना आग लगाना मेरे बाएं हाथ का काम है। उस काले साई ने राजा को खा जाने वाली नजरों से देखकर कहा।
राजा की मांसल पिंडलियां उसके खौफ से सिहर उठी। उसने इशारे से उन तीनों अप्सराओं को भीतर जाने को कहा। वे तीनों अपने टखनों तक खींचकर ओढ़ी हुई चादर समेटती उठ खड़ी हुईं। कमर तक लंबे बलखाते बालों से खेलती वो नव यौवनाएं अंदर प्रवेश कर गई। काली परछाई अब पूरे इत्मीनान के साथ राजा के बगल वाले बिस्तर पसर गई। वो अब उसकी गहरी काली आंखों में झांक रहा था, लेकिन राजा का खौफ अभी भी कम न हुआ था। उसने फिर याद दिलाते हुए दोहराया, नमक कितना था? इस बार जवाब नदारद था। काला साया खामोश रहा। कुंवरसा के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुर्राकर फिर पूछा, नमक कितना था? 10 बोरी हुजूर। काले साये की खतरनाक आंखें अंधेरे में अब भी चमक रही थीं। उसकी पैनी नाक के आखिरी सिरे पर एक अधपका घाव उसके आंशिक घायल होने का प्रमाण दे रहा था। अंधेरी रात का आखिरी हमसफर ध्रुव तारा अपने सफर के अंतिम पड़ाव तक पहुंच गया था। भोर की पहली किरण संसार को जगाने के लिए व्याकुल थे। इधर राजा और काला साया दोनों ही अपनी रात की सारी कालिमा दिन के उजाले में धो देने को बेताब थे, ताकि दुनिया उनके मैले दामन के उजले दाग न देख सके। कुंवरजा, उठ जाइए, बड़के कुंवर साहिब ने बुलावा भेजे हैं। गणगौर का मेला शुरू हो रहा है आज से। दंगल शुरू कब से होगा, वही पूछने को बुलवाया है। महाराजिन आजी राजा के बैठक तक आकर चिल्लाकर चली गई। राजा को अपने भाई से बड़ा प्रेम था। सारी दुनिया एक तरफ, उसका भाई एक तरफ। चांदी की सुराही लुढ़क कर मोढ़े का किनारा छू रही थी। हालांकि रात की मधुशाला की रंगत अभी तक चेहरे पर तारी थी, लेकिन एक आध प्याला पी लेने में कोई बुराई तो नजर न आ रही थी उसे। उसने सुराही झपट कर उठा ली। तभी याद आया, कुंवरसा ने बुलवाया है। भाई के खौफ से हाथों से सुराही छुड़वा दी। बावड़ी का जल जरूरत से ज्यादा ठंडा था, लेकिन राजा राम का नाम लेकर नहाता गया। नहा धोकर वो भाई के सामने सर झुकाए एक अपराधी की भांति खड़ा था। आओ राजा, कुंवरसा ने बड़े प्रेम से भाई को पुचकारा। राजा उनके पांव छूकर पास ही बैठ गया। सुना है राजा, इस बार गणगौर में कुश्ती का दंगल नहीं हो रहा, कोई कारण? कुंवरसा ने बही खातों का हिसाब देखते हुए पूछा। नहीं भैया, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस जरा सा कामकाज ज्यादा बढ़ गया है तो समय नहीं मिला। कल ही जाकर दंगल की डुग्गी पिटवा देता हूँ। राजा नजरें चुराता हुआ बोला। ठीक है, और मेरे कपड़े भी शहर से मंगवा लेना, और हाँ, गुलाबी अचकन और केसरिया पगड़ी मंगाना बिल्कुल भी मत भूलना। वही पहनकर इस बार मैं इनाम बांटने वाला हूँ। कुंवरसा राजा को तायीद करते हुए अपने जमीनी कागजातों में फिर मसरूफ हो गए। जी अच्छा, कहकर राजा उठ खड़ा हुआ। उसे भाइयों से बहुत डर लगता था, पता नहीं क्या पूछ ले। अरे उसे तो अपनी पूरी जमीन भी नहीं पता थी कि कहां से कहां तक ज्योति बोई जाती है। उसे रंगरेलियों और अटखेलियों से फुर्सत ही कहां मिलती थी जो जमीन जायदाद में सर खपाए। राजा ने वहां से निकलकर सीधा अजीजन बाई के कोठे पर ही पहुंचकर दम लिया। उसकी धौंकनी अभी तक चल रही थी। अजीजन अपने परकोठे से चांदी सोने के जेवरों से लदी फंदी नीचे उतरी। राजा के करीब आते ही उसके गुलाबी नाजुक होंठ फड़फड़ा उठे। राजा ने अपने तवे से गर्म होठों से उसके मखमली गालों को चूम लिया। वो केले की किसी नरम शाख की तरह उसकी बाहों में आ गिरी। उसके मांसल उरूज किसी तूफानी नदी से कम न थे। क्यों सरकार, आज बड़ी देर लगा दी? अजीजन ने मीठा उलाहना देते हुए भवें तरेरी। अरे छोड़ ना, अब तो आ गया, चल दारू निकाल ला। और हाँ, जरा चखना भर भर के रखना, साली शराब बहुत कड़वी लागे है आजकल। राजा उसके सीने पे झुका, उसकी बदलियां उठाती जुल्फों से खेलते हुए बोला। उस गुलाबी सर्द मौसम की पहली रात उन दोनों की प्रणय की साक्षी थी। एक दूसरे के बदन से उठती खुशबू मधोशी का झीना झीना सा जाल बुन रही थी, जिसकी भंवर में वो दोनों प्रेमी भंवरे की डूबते उतरते जा रहे थे। रात उतनी ही जवान होती जा रही थी जितना कि उठा दरिया से तूफान। अभी अजीजन ने शमा की आखिरी लौ बुझाई थी कि दरवाजे की सांकल जोर जोर से बज उठी। बिस्तर पर उठा तूफान थम गया। अजीजन कपड़े समेटती उठ खड़ी हुई। क्यों दाई, आजकल तुझे नींद ना आती रात भर? मेरा चोला खाती फिरती है? दाई उम्र से बूझी और दिमाग से जवान थी, हंसते हुए बोली। म्हारे को तो नींद खूब आवे। बड़के कुंवर साहिब हवेली से पधारे हैं। हुक्मरो आदेश है कि आज की सेज उनकी खातिर सजाई जाए। अजीजन का गुलाबी जिस्म भय और संकोच से सफेद पड़ गया। दाईसा, अब क्या करें हम? राजा साहिब तो अंदर मसहरी में मीठी नींद लेने जा रहे हैं। आप जानती है, रोज मदिरा पान के बाद वो यहीं तो सोते हैं। लेकिन अज्जू, कुंवर सा को क्या जवाब दे? पहली बार हमारे कोठे की रौनक बनकर आए हैं,
मना कैसे कर दे? तुम छोटे ठाकुर को जगाओ जाकर, फिर देखते हैं क्या करना है। कुंवर सा ठंड की मार से बेहाल उसके दरवाजे तक खिंचे चले आए थे। कांधे पर पड़े एक रेशमी बेशकीमती दुशाले के सिवा और कोई कपड़ा न था उस मजबूत जिस्म को ढकने के लिए। जिस्म की भूख या कोई गम जहर था जिसका सीने में लावा बनकर सुलग उठा था, जिसका इलाज अजीजन के सिवा किसी वैद्य के पास न था। दाई ने उनकी पथरीली आंखों को गौर से देखा। वो धुली धुली बेजान लग रही थी। शायद दिल की पीर आंखों के रास्ते उतर आई थी, जो अब धार बनकर अजीजन की बाहों से होकर बह जाना चाहती थी। राजा साहिब, उठिए ना, आज की रात के हम गुनहगार हुए। आज आप राजमहल लौटिए। छोटे ठाकुर आज की रात के हमसफर होंगे। अजीजन बाई बेहद दर्द भरे अंदाज में बोली। उसे खुद ही कहाँ खबर थी कि वो आग के दरिये में खुद ही उतर जाएगी। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए ये दिलचस्प कहानी।